हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हिना और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप खुशी से उछल पड़ेंगे, क्योंकि आज तक क्या होता था, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये इतना रिजिड था कि इसके अंदर स्टूडेंट जो थे फंसे हुए थे, चाह के भी अपने सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर पाते थे। पर अब जो नई पॉलिसी आई है 2020 कोरोना काल में, कुछ तो गुड न्यूज़ मिली है हमें। ठीक है, तो इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताती हूँ। पहले क्या होता था, कोई स्टूडेंट है जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। बचपन में उसने क्या ली थी, 10th के बाद आफ्टर 10th उसने साइंस स्ट्रीम ली थी। अब वो क्या कर रहा है, फिलॉसफी लेकर या फिर एसएसटी लेकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, यानी कि अपनी जॉब की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि बचपन से उसने जो भी पढ़ा था वो सब क्या हो गया, वेस्ट हो गया, उसको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिला था। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्या होता था, पहले 12th में अगर स्टूडेंट के 95% मार्क्स आते हैं तो हमारी मतलब स्कूल के सिस्टम में तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है कि बहुत अच्छी परसेंटेज आई है आपकी। पर इतनी अच्छी परसेंटेज के बाद भी हमें क्या होता था, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि वहाँ की कट ऑफ हाई जाती थी, वो 98 99 पे ही फुल हो जाते थे। ये सब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये सारा जो सिस्टम था ना वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब एक फिजिक्स वाला बच्चा भी फिजिक्स के साथ म्यूजिक पढ़ सकता है, डांस सीख सकता है। आप समझ रहे हैं कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। इस लेवल तक का चेंज आ गया है इस नई एजुकेशन पॉलिसी में। तो अब तक ये जो मैंने आपको ब्रीफ समरी दे दी है, अब इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम हमारे मतलब ये जो नई पॉलिसी आई है 2020, इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, ऐसा हुआ क्यों है। आप सोचिए ऐसा क्यों हुआ है, चेंज इतने सारे चेंजेस क्यों आए हैं। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था ना, मेरे हिसाब से तो वो रट टू फाइट सिस्टम था। जो जितना अच्छा रट सकता था उसको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलते थे। पर क्या होता था, 12th में तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाते थे। आफ्टर 12th जब आप ग्रेजुएशन में जाते थे या फिर आप कोई एसएससी का ही एग्ज़ाम दे लो, वहीं पे आपकी सारी जो रट टू फाइट एजुकेशन थी ना वो धरी रह जाती थी, कुछ फ़ायदा नहीं होता था उसका। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब रट टू फाइट सिस्टम नहीं है, अब एजुकेशन मतलब नॉलेज बेस्ड इवैल्यूएशन होगा, ताकि आपकी नॉलेज के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अब इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम एक एक करके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और आगे भी शेयर करिएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले एजुकेशन स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म में सबसे पहले क्या आया है। फर्स्ट पॉइंट है आपका ECCE यानी कि अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। इसके अंदर क्या है, बुनियादी शिक्षा पे जोर दिया गया है। जो आपका 0 से 3 ईयर्स के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको क्या आंगनवाड़ी में डाल दिया जाता है, या फिर जो कुछ प्ले स्कूल में प्री प्ले स्कूल में पढ़ते हैं, तो इन सब का जो करिकुलम है वो अलग अलग होता था। पर अब इन सब का करिकुलम क्या होगा, सेम होगा। इसे एनसीईआरटी डेवलप करेगी और जो बच्चे आंगनवाड़ी में पढ़ते थे या फिर प्ले स्कूल में पढ़ते थे, दोनों सिस्टम को कंटिन्यू करके एक प्ले बेस्ड करिकुलम बनाया जाएगा। ठीक है, सेकेंड है आपका 10+2 सिस्टम, जो अब तक चला रहा था कि 10th उसके बाद 11th 12th, 10th के बाद दुनिया ही चेंज हो जाती थी, हमें स्ट्रीम्स चुननी पड़ती थी। तो अब वो सिस्टम जो है वो आपका चेंज हो गया, वो किस में मॉडिफाई हो गया है, 5+3+3+4। ठीक है, तो ये क्या है 5+3+, ये जो शुरू के 5 ईयर्स हैं इसके अंदर आपको क्या सिखाया जाएगा, लैंग्वेज और न्यूमरेसी स्किल्स सिखाई जाएंगी। यानी कि जो बच्चा है उसे अल्फ़ाबेट्स की और न्यूमेरिकल्स एबिलिटी यानी कि जो नंबर्स हैं उनकी अच्छे से पहचान हो जाए। ठीक है, उसके बाद के जो ये 3 ईयर्स हैं, इसमें आपको इसके बाद के जो 3 ईयर्स है यानी कि क्लास 3 से, इसके अंदर आपको गेमिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, गेमिंग एक्टिविटीज़ या फिर प्लेवे मेथड्स, इनसे जो उसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर्स है इसके अंदर यानी कि फॉर क्लास 6 से आपको कोडिंग सिखाई जाएगी, है ना। जो आप अब बाहर से प्राइवेट स्कूल में तो आई थिंक 6 से सिखा दी जाती है, पर गवर्नमेंट स्कूल में अभी भी ये 12th तक नहीं सिखाई जाती है। पर अब ये 2020 पॉलिसी आने के बाद ये कोडिंग जो है आपकी क्लास 6 से स्टार्ट हो जाएगी। प्रैक्टिकल नॉलेज पे जोर दिया जाएगा ताकि जो आप सिर्फ रेक्टिफिकेशन पे ना रहें, प्रैक्टिकल नॉलेज सीखें। उसके बाद जो ये 4 ईयर्स हैं यानी कि 9th 10th 11th 12th, ये जो 11th 12th का झटका था ना, एकदम से जो स्ट्रीम चेंज हो जाती थी और मतलब साइंस वाला बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़ेगा, वो हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, वो फिलॉसफी नहीं पढ़ सकता। तो ये सब सिस्टम अब ख़त्म हो चुका है, ये सारा झटका अब ख़त्म कर दिया है हमारे इस पॉलिसी में। अब जो है
करिकुलम है वो बहुत फ्लेक्सिबल हो चुका है। एक फिजिक्स वाला बच्चा भी हिस्ट्री पढ़ सकता है, उसकी अपनी चॉइस होगी। फिर थर्ड पॉइंट है अ न्यू कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि जो आपका एनसीएफ जो 2005 में आया था वही चला आ रहा था, अब उसमें भी चेंजेस लाएंगे और एक नया करिकुलम आपका बनेगा। लास्ट इज नो सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। मतलब क्या था, पहले जब कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है वो आर्ट्स का स्टूडेंट है लेकिन उसे बॉटनी में इंटरेस्ट है, बायो में इंटरेस्ट है, तो वो नहीं ले सकता। या फिर कोई फिजिक्स वाला बच्चा है वो उसे फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो वो नहीं कर सकता। टीचर्स बोलते हैं बच्चे ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, अगर आपको डिबेट में पार्टिसिपेट करना है या फिर कुछ और अदर एक्टिविटीज़ सीखनी है तो फिर वो अलग हो जाता था सिस्टम। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, उनको भी जो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनको भी एज अ सब्जेक्ट माना जाएगा। आप अपनी मर्जी से चॉइस से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो है ना कितनी खुशी की बात स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट इज होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ऑफ चाइल्ड। अभी तक जो आपका रिपोर्ट कार्ड आता था वो 2 पेज का होता था आई थिंक। फर्स्ट में तो आपके मार्क्स होते थे और उसमें रेड पेन से मैम अंडरलाइन भी कर देती थी अगर किसी में मार्क्स कम होते थे, और सेकंड पेज में आपका ये ब्लड ग्रुप्स एंड ऑल ये सब होते थे। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, पूरा का पूरा आपका एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनेगा। मतलब बचपन से जो आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी कैसी एक्टिविटीज़ है, टीचर्स क्या ऑब्जर्व कर रही हैं आपके बारे में, आप अपने आप को कैसे एनालाइज करते हैं, ये सारी मतलब पूरी एक बुकलेट टाइप होगी जो स्कूल से निकलने के बाद आपको पता होगा कि आप किस स्किल्स में सबसे ज़्यादा बेस्ट हैं, आप क्या कर सकते हैं आगे और क्या नहीं। ठीक है, तो ये पूरा एक हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनेगा। फिर नेक्स्ट है रिड्यूस द प्रेशर ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम का जो प्रेशर था कि बोर्ड एग्जामिनेशन आपके कैसे होते थे, लास्ट में मार्च में होते थे और फिर प्रैक्टिकल्स पे आई थिंक फैब में ही होते थे। तो ये जो ये जो एग्ज़ाम होता था मार्च में या फैब में, ये डिसाइड करता था कि आपकी पूरे साल की कैसी परफॉर्मेंस रही। तो ये अब ऐसा नहीं होगा, ये साल में आपके 2 बार होंगे। मॉड्यूलर सिस्टम भी हो सकता है, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होंगे, यानी कि साल भर आपका इवोल्यूशन चलता रहेगा छोटा छोटा, जिसके बेस पे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट शो होगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टाइम पे जो फैब में और मार्च में एग्जाम होते थे वही बताएंगे कि आपने पूरे ईयर कैसी परफॉर्मेंस करी है। ठीक है, नेक्स्ट है वोकेशनल स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6। अब तक जो वोकेशनल था वो 10th के बाद एज ए एक सब्जेक्ट लिया जाता था। मतलब जो स्ट्रीम्स होती थी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, और उसके बाद एक 4th स्ट्रीम आई थी हमारी वोकेशनल की। पर अब ऐसा नहीं है, जो वोकेशनल है वो आपकी क्लास 6 से इंट्रोड्यूस करा दी जाएगी और सिर्फ एज ए सब्जेक्ट नहीं, इसे प्रैक्टिकली भी सिखाया जाएगा बच्चों को। 10 या फिर 15 डेज़ की आपकी इंटर्नशिप भी हुआ करेगी, आप जो भी स्किल या फिर जो भी वोकेशन चूज़ करते हैं उस हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट रिफॉर्म्स फॉर हायर एजुकेशन। अब कॉलेज की दुनिया की बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब 12th क्लास में तो आप बहुत अच्छी परसेंटेज लेके कॉलेज में चले गए। ठीक है, होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, इसके अंदर क्या, इसमें भी वही बात है, मल्टी डिसिप्लिनरी। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स ऑनर्स वाला बच्चा म्यूजिक नहीं सीख सकता, वो डांस नहीं सीख सकता, या फिर वो फिलोसफी नहीं पढ़ सकता, वो हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, वो हिंदी नहीं पढ़ सकता, वो जो चाहे पढ़ सकता है। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का मतलब है कि आप अपने जो सब्जेक्ट है वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। फिर है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, ये एक बहुत ही अच्छी, मैं तो कहूँगी बहुत ही अच्छी बेनिफिट वाली चीज़ आई है। इसके अंदर क्या होता था, जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में जाते हैं किसी भी रीज़न से, सम ऑफ द पर्सनल रीज़न, वो क्या करते हैं फर्स्ट ईयर के बाद अगर ड्रॉप आउट कर देते हैं, फाइनेंशियल रीज़न है या फिर आपकी कोई भी फैमिली प्रॉब्लम्स है, तो उसके बाद ड्रॉप आउट करने के बाद अगर आप दोबारा से फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया मान लिया आपने, और उसके बाद दोबारा आपने ड्रॉप आउट कर दिया, उसके बाद दोबारा से आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको क्या होगा, फिर से फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। जो फर्स्ट ईयर में आपने अचीव किया था उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। पर अब ऐसा नहीं है, ये जो क्रेडिट सिस्टम है एंड एकेडमिक बैंक, इसमें क्या होगा, जो आपके क्रेडिट्स हैं यानी कि जो आपके मार्क्स थे जो फर्स्ट ईयर में आए थे वो आपके डिजी लॉकर में सेव होंगे। फिर आप फ्यूचर में जब भी आप कंटिन्यू करना चाहेंगे 2 साल बाद या 3 साल बाद, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे टाइम के बाद, फिक्स पीरियड के बाद अगर आप आते हैं तो आपको वापस से फर्स्ट ईयर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फर्स्ट ईयर के क्रेडिट को यूज़ करके सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये गैप को कम करता है और कॉमन नॉर्म, और फिर नेक्स्ट है कॉमन नॉर्म्स फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट कॉलेजेस। यानी कि अब तक क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट के अलग नॉर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के अलग होते हैं, पर ऐसा नहीं है, अब दोनों के ही क्या होंगे, एक कॉमन नॉर्म्स होंगे।
नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ जीडीपी। अब तक क्या था कि अब तक जो है अप्रोक्सीमेटली 4.4% ऑफ जीडीपी इन्वेस्ट होता था एजुकेशन के ऊपर, पर इसे बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है, 6% कर दिया गया है। फिर है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आपके सिर्फ साइंस के लिए नहीं है, इसके अंदर आप रिसर्च में आप एसएसटी भी ले सकते हैं, एसएसटी को लेकर भी आप अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इज ई कंटेंट एंड रीजनल लैंग्वेज, यानी कि जो आपका ई कंटेंट है, यानी कि जो ई कोर्सेज होते थे वो अब तक या तो हिंदी में अवेलेबल होते थे या फिर इंग्लिश में, किसी और अदर लैंग्वेज में नहीं होते थे, पर अब वो अदर लैंग्वेज में भी 8 अदर लैंग्वेज हैं जो आपके नॉर्मल हैं, जैसे कन्नड़, तेलुगु, तमिल, बंगाली, इसमें भी वो ई कोर्सेज आप अवेलेबल होंगे। फिर लास्ट है आपका दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि हमें किसी को एक्सक्लूड नहीं करके चलना है, हमें सबको इंक्लूड करना है। ऐसा नहीं है कि कोई दिव्यांग है या दिव्यांग स्टूडेंट है तो हम उसे लैग बिहाइंड कर दें, मतलब उसको पीछे छोड़ दें। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उनके लिए दिव्यांग फ्रेंडली होगा, ताकि वो बच्चे भी जो स्पेशल्स हैं उनको भी अच्छी सी ट्रीटमेंट मिले और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वो भी अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकें। ठीक है, तो आपने देख लिया, ये कुछ पॉइंट्स थे जो नई एजुकेशन सिस्टम में आए हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी सुन के बच्चे तो खुशी हो गए होंगे कि अब वो अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। किसी को डिबेट में पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है तो वो डिबेट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। पहले कैसा होता था, टीचर्स का लेक्चर छोड़ के हम जाते थे, मैम डिबेट में जाना है, तो ये लेक्चर वाले टीचर हैं ये भी गुस्सा होते थे और इसका इफेक्ट हमें हमारे इंटरनल्स पे भी पड़ता था। वो उसी हिसाब से मार्क्स देते थे कि ये तो क्लास अटेंड करती ही नहीं है, हमेशा डिबेट में रहती है, हमेशा अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में रहती है, स्पोर्ट्स में रहती है। पर अब ऐसा नहीं है, इन सबको जो अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं इनको भी एज अ सब्जेक्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सबको ही इस नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।